ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म हीट ट्रांसफर? अब नाम ही डिपिक्ट कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हीट को ट्रांसफर करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, अब कभी भी अगर आप हीट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तीन प्राइम मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। पहला मेथड है कंडक्शन, दूसरा मेथड है कन्वेक्शन एंड तीसरा मेथड है रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन का बेसिक, कंडक्शन कहां पे होती है? कंडक्शन जनरली होता है सॉलिड्स में। देन कम्स convection which happens in fluids, and radiation no medium is required. लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि होता क्या है। ठीक है, हीट को ट्रांसफर कैसे करते हैं? अब मैंने आप लोगों को एक बेसिक बात, आई होप सबको याद भी होगा, मैंने बताया था कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो वो ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब सॉलिड्स में क्या होगा, सॉलिड्स में क्या होगा कि अगर एक चीज ऑसिलेट कर रही है तो सिंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास रहेंगे, तो अगर एक पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू करेगा तो वो दूसरा पार्टिकल को भी ऑसिलेट करवाएगा। सही है, दूसरे को भी ऑसिलेट कराएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे चलते चलते आगे पास ऑन होने वाले हैं। बट लेट्स गो बैक एंड अंडरस्टैंड दिस कि क्या अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट करें, क्या दूसरा भी उतनी तेजी से ऑसिलेट करेगा? नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, उसकी ऑसिलेशन कंपैरेटिवली कम होगी। टू मेक इट अ बेटर, मतलब थोड़ा एक इंटरेस्टिंग वे में समझाने का तरीका ये रहेगा, मान लीजिए कोई क्यू है और उस क्यू में बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हो गए। ठीक है, अब पिछला आदमी ऐसे खड़ा और मेरे को ऐसे मजा आया, मैंने गया और मैंने आखिरी वाले बंदे को खींच के धक्का मारा। ठीक है, तो अगर मैं पिछले वाले लास्ट बंदे को खींच के धक्का मारूंगा तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा कि अगले वाले को ना हिट करे, लेकिन वो कितना ही कोशिश करते करते भी कितना कर लेगा, तो अगले वाले को एनर्जी जाएगी, वो भी तेजी से आगे जाएगा, वो भी रेजिस्ट करेगा, अगले वाले तक पहुंचाएगा, फिर अगले वाले तक, फिर अगले वाले तक। शायद हो सकता है जो लाइन में सबसे आगे खड़ा हुआ है उसको एक छोटा सा झटका ही लगे। दैट्स इट। इसका मतलब क्या हुआ, सब लोग ऑसिलेट हुए हैं लेकिन ऑसिलेशंस को कंपैरेटिवली कम करते गए हैं। ऑसिलेशन क्या एक्सप्रेस करता है कि कंपैरेटिवली हीट कम मिली है। हीट मतलब टेम्परेचर राइट नाउ, सी इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा तुम ऑसिलेट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा टेम्परेचर है। ठीक है, इसका मतलब अगर एक रॉड को मैं गर्म करूं, ठीक है, ये एक रॉड है, इसको मैं गर्म कर रहा हूं लास्ट कॉर्नर से, तो क्या होगा, यहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर दिखेगा, फिर वो टेम्परेचर विद टाइम विद स्पेस कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा और कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इस स्केल के हिसाब से कंपैरेटिवली कम होता रहता है। टू अंडरस्टैंड दिस, कंपैरेटिवली कम होता जाएगा टेम्परेचर, एंड दिस इज द लॉजिक कि आपके जो घर में सब्जी बनाने के जितने भी चम्मच है बड़े बड़े, है ना, वो कंपैरेटिवली लंबी होती है। क्यों? क्योंकि लेंथ ज्यादा रहेगा तो कंपैरेटिवली कम हीट वहां तक पहुंचेगी। हलवाई की देखो तो उसने इतने बड़े बड़े रखे होते हैं, ठीक है, सारा दिन लगे रहे हैं इतने बड़े बड़े, तो इतने बड़े बड़े क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि भाई लेंथ इतनी है, हीट ट्रांसफर होने में टाइम ही इतना लगने वाला है। स्टिल क्योंकि वो सारा दिन तेल में, गर्म तेल में रहेगा, तो इसलिए वो कॉर्नर में गर्म हो सकता है, इसलिए वो वहां पर और क्या करते हैं, कपड़ा बांध देते हैं, इंसुलेशन ले लेते हैं ताकि वो आराम से उसको पकड़ सके। ठीक है, नो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज कंडक्शन। तो हीट क्या होगा, पास होगा एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक, आगे की तरफ पास ऑन होने वाला है। टू मेक इट लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, मैं आपको तीनों ही मेथड एक बार समझाता हूं। कन्वेक्शन में क्या कहता है, कन्वेक्शन में कहता है कि मॉलिक्यूल्स हीट सोर्स तक आएंगे एंड हीट को लेके वापस चले जाएंगे। तो आई विल नॉट से ऑल दिस नॉनसेंस। मैं काम करता हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं अपनी क्लासरूम में आया और मुझे नीचे से किसी ने बोला कि काम करनी है आज ना, थोड़ी टॉफीज बांटनी है, कैंडीज बांटनी है क्लास में। ठीक है, मैं आलसी किस्म का आदमी, मैंने क्या किया, 3 मेथड सिखाऊंगा। अब मैं 3 तरीके से इन कैंडीज को बांट सकता हूँ। मेथड नंबर 1, ठीक है, कैंडीज का बैग, अभी आप ये समझ लीजिए, कैंडीज का बैग बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि हीट सोर्स है। कैंडीज का बैग क्या है, हीट सोर्स है। ठीक है, अब मैंने सोचा कि अच्छे बच्चे हैं, नीचे कैमरा में कोई देख ही रहा है,
ठीक है, तो दिखता ही रहेगा कि एक बार अंदर हाथ डालेगा, बंदा बाहर निकालेगा और बाकी का बैग आगे पास करेगा। ठीक है, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। और इतनी कैंडीज हैं कि सबको यहाँ पर रूम में जितने लोग बैठे हैं सबको मिले, लास्ट बंदे तक। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं चला गया क्लास में से, अब क्या होगा? बंदे बैठे हैं यहाँ पर, पहले बैग दे दिया, क्या करेगा? ये कोई हरिश्चंद्र तो है नहीं हम, है ना? हम क्या करेंगे? हम अंदर बैग पर हाथ डालेंगे, एक ही बार डालना है ना, और बाहर निकालना है। तो जितनी ज्यादा कैंडीज हो सकती हैं सब बाहर निकाल लेंगे। अब वो पहले पूरी अवेलेबल हीट पहले बंदे को दे दी, उसने जितनी एनर्जी निकालनी थी वो निकाल ली, और वो निकालता रहेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, बट अभी के लिए सिर्फ जस्ट फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग। फिर क्या करेगा वो? उस बैग को नेक्स्ट बंदे को पास करेगा। नेक्स्ट बंदे को कंपैरेटिवली जो हीट अवेलेबल हुई है वो कंपैरेटिवली कम है, और काफी कम है, सब्सटेंशियली सबसे ज्यादा हीट जो है वो पहले बंदा ले गया। फिर दूसरा वाला भी पूरा करेगा कोशिश, उससे थोड़ी कम लेकिन लेगा, क्योंकि वो ये भी तो देखेगा ना, तो क्या आखिरी तक बैग पहुंचना भी चाहिए। रास्ते में आ गया तो तुम पकड़े जाओगे। ठीक है, तो उतनी उतनी कंपैरेटिवली कम लेते जाएंगे, एंड वाले को वही आधी टॉफी मिलनी है। ठीक है, पूरी भी नहीं, है ना? आखिर वाला वही, हाँ ठीक है, तो आधी मिलने वाली है, सो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। सही बात है, गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या है? कंडक्शन। मेन हीट सोर्स पे सबसे ज्यादा एनर्जी है, जैसे जैसे आप एनर्जी पास ऑन करते रहते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक मेथड ये हुआ, मेरे को लगा यार मेथड पसंद नहीं आया, तो अब मैं आता हूं वो मेथड में जो कॉमनली हम लोग स्कूल में फॉलो भी करते हैं। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं टीचर उठ के जाएगा दो दो टॉफियां बांटेगा, इतना वेला नहीं हूं मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा यहां रख दी है, बंदा आएगा, दो टॉफी लेगा और लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाएगा। उतने में क्या होगा? नेक्स्ट बेंच, सेकंड बेंच वाला बंदा फर्स्ट बेंच पे आ जाएगा, ऐसे एक एक बेंच भी कंसेक्यूटिवली आगे आते जाएंगे, उठेंगे, फर्स्ट बेंच वाला उठेगा, दो टॉफी लेगा, लास्ट बेंच पे बैठ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स हीट सोर्स तक आ रहे हैं, हीट ले रहे हैं और फिर वापस चले जा रहे हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस इन फ्लूइड्स। यही होता है, पानी का बॉईल करो, स्टार्टिंग में दिखता है, ग्लास के कंटेनर में गर्म करो तो ऐसे कुछ बुलबुले धीरे धीरे बबल्स ऊपर जाते हुए दिखते हैं। वो क्या है? कुछ नहीं है, जो लेयर ऑफ वाटर सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट में है हीट के, है ना, वो क्या करेंगे? उनका टेम्परेचर राइज होगा, वो सीधा ऊपर चले जाएंगे हल्के होने की वजह से, और फिर नेक्स्ट लेयर ऑफ वाटर नीचे आएगा, वो गर्म होगा, वो ऊपर जाएगा। जैसे ही ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंस आने लग जाता है तो पानी तेजी से घूमना शुरू कर देता है, और वही बबल्स हम लोग को एकदम वायलेंट बबल्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जो स्टार्टिंग में सिर्फ चिटकू सा ऊपर जाता था, वो चिटकू सा नहीं, ऐसे बुलबुले निकल रहे हैं वोल्केनो वाले, है ना? समथिंग लाइक दैट हैपेंस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज that comes under the category of convection. Fluids में हो रहा है, मतलब एयर हो, I mean गैस हो या लिक्विड हो, दोनों कंडीशन सेम ही है। एयर में भी हम लोगों ने आई थिंक 6th ग्रेड 7th ग्रेड ज्योग्राफी साइंस दोनों में पढ़ा हुआ है ना कहीं कि वो सी ब्रीज लैंड ब्रीज का भी यही फंड है। इनफैक्ट कहीं पर लो प्रेशर ग्रेड होने का मतलब क्या कि इतनी गर्मी हो गई कि वहां की हवा गर्म हो गई, तो गर्म होगी तो ऊपर चले जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है सारी हवा चले जाएगी नीचे, तो सक्शन ही ग्रेड नहीं होगा, तो सांस कैसे लेंगे हम? भारी हवा नीचे आएगी लेकिन वो बार बार गर्म होकर ऊपर जाती जाएगी, and that creates continuous suction over here, and that वो रीजन है कि बादल उस जगह पे आएंगे, बारिश गिरेगी, जमीन को थोड़ा ठंडा करेगी, तो सही होगा जिंदगी में चीजें। ठीक है, दैट इज हाउ इट हैपेंस। रेडिएशन, दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड इज आई डोंट केयर। किसी को कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आई डोंट केयर। मतलब यहां पर रेडिएशन का मतलब है आई डोंट इवन नीड अ मीडियम टू डिस्कस। ठीक है, हम आएंगे और जाएंगे, बस वैसे। क्या बोला? टॉफी बांटनी, हाँ रुक रहे, फोड़ा फेंक दिया। ठीक है, तो जब सबको फेंक देंगे तो जिसको मिली किस्मत है भाई, नहीं मिली मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे को बोला था ये बैग बांटने का, मैंने बांट दिया। सही बात है ना? दिस इज समथिंग लाइक ये जो पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग टीचर्स ने जो पढ़ाया, फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाला क्या पढ़ रहा है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया लॉजिक? गॉट दिस? ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को हीट पहुंचे ना पहुंचे, मोटिव वो नहीं है, मोटिव है हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना। ठीक है, ये वो रेडिएशन है जैसे हम लोग किसी सर्दी के टाइम में अगर हम लोग आग लगाते हैं तो जितना आप पास उस आग के जाएंगे आपको ज्यादा हीट एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, जितना आप दूर जाएंगे आपको कंपैरेटिवली हीट कंपैरेटिवली कम होने लग जाती है।
तो वो ये नहीं देखता कि आसपास की हवा गर्म होगी कि नहीं होगी, आसपास के वो लकड़ी का पार्टिकल एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं, डोंट केयर। हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम बिटवीन इट, एंड दैट इज द रीजन सन रेज को रेडिएशन बुलाया जाता है। अंदर रास्ते में सन से लेकर अर्थ तक के रास्ते में कोई मीडियम है नहीं है, वी डोंट केयर। हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। सन की हीट रेडिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब वो अर्थ के अंदर एंटर कर रही तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, हवा गर्म हो रही है कि नहीं हो रही, उसने सिर्फ हीट एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है। दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर व्हेन वी डिस्कस इट, है ना, कुछ इस तरीके से। सही है, समझ में आया एवरीवन? तो ये तो हुई बात बोल बच्चन, अब आएगा मैथमेटिक्स, ठीक है। व्हाट इज द मैथमेटिक्स इन्वॉल्वड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो? सो द मैथमेटिक्स इन्वॉल्वड इन कंडक्शन, तो पहला मेथड ही हम लोग वो लिख रहे हैं, कंडक्शन को आराम से डिस्कस करते हैं। कंडक्शन क्या कहता है? कंडक्शन कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसको मैं एक और टर्म लिखता हूं, हीट करंट। एक और नाम दे रहा हूं इसको, हीट करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या हीट करंट इज, मतलब हीट करंट क्या होगा? dq by dt, where dq is change in heat and dt is change in time, dq by dt। सही है, समझ में आया एवरीवन? पक्का? ओके, dq by dt। अब ये क्या कहता है? ये कहता है जो हीट करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ग्रेडियंट के, डेल्टा टी बाय एल, आल्सो नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। आई होप आपको याद होगा, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में ग्रेडियंट टर्म समझाई थी। मैंने बोला था जब भी कभी फिजिक्स में ग्रेडियंट आता है इसका मतलब जो भी उससे पहले लिखा हुआ है दैट अपॉन लेंथ, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट। और सही है, हीट फ्लो जो है वो कंपैरेटिवली कम होता जाएगा जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी दिख रही है आपको? करेक्ट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कंपैरेटिवली कम होती जाएगी अगर लेंथ बढ़ती जाएगी। मैंने बोला हलवाई का वो जो कड़छी और आपका है दैट इज अ डिफरेंस, है ना, जो वो बर्तन यूज कर रहा है जो वो यूज कर रहा है, ठीक है, चम्मच वो अलग है और आप जो यूज करते हैं वो छोटा होता है। तो ये क्या है, क्योंकि इतना हीट सोर्स के अंदर रहने ही नहीं वाला वो। एनीहाउ आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, बेसिकली लेंथ ज्यादा रहेगी तो हीट फ्लो कंपैरेटिवली कम होता रहेगा। सेकंड थिंग, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड थिंग कम्स अप एज हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एच ए के भी प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर भी कॉन्सेप्ट आता है। अब इसको अगर मैं कनेक्ट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? H इज इक्वल टू कैपिटल K डेल्टा T A बाय L। 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, डाउट मत पूछिए अभी। H is equal to K A delta T by L. So this comes up and this is what? Now this is what I call it as अच्छा, यहाँ पे कैपिटल K क्या, मैं वो भी लिख देता हूँ। ऑब्वियसली आप लोगों ने कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनलिटी निकाली तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? हम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बुलाते हैं हम? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दैट्स द बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंडक्शन। ये बेसिक फॉर्मूला हम लोग फॉर्म अप कर रहे हैं, के ए डेल्टा टी बाय एल, दिस इज इक्विवेलेंट टू हीट करंट। अब इसके आगे यहां तक तो ठीक है, यहां तक फंडा क्लियर भी हुआ, थोड़ा फॉर्मूला है याद कर लेंगे, लेकिन यार क्या है, फॉर्मूला को यूटिलाइज करना, उसको पुट इन करना थोड़ा कंपैरेटिवली टफ है। तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा ईज अप करते हैं। एक काम कर रहा हूं, मैं दोबारा आ रहा हूं, मैं इसमें एनालॉग सिखाऊंगा ओम्स लॉ का, ठीक है, एनालॉग ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहेगा? याद होगा सबको क्या हो रहा है? चलो ठीक है, आपको याद है V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ है, ठीक है। मैं डिवीजन बाद में समझाता हूँ आराम से।
क्या करने वाला हूं मैं, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ आ गया, ठीक है। आपको पता है V क्या है, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट नेगेटिव है, तो देयर इज ऑब्वियसली अ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द रीजन। वही बैटरी की वैल्यू बोलते हैं, 100 वोल्ट्स है तो एक को प्लस 100 ले लो, दूसरे को 0 ले लो, या एक को प्लस 50 ले लो, दूसरे को माइनस 50 ले लो, ऑटोमेटिकली द डिफरेंस इन द टू नंबर्स इज 100। दैट इज बेसिकली V क्या होता है, वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो, ठीक है। I क्या है, I करंट है, क्योंकि I का भी डेफिनेशन क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस dq by dt, करेक्ट है ना। और R क्या है, R है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला याद है हमारे को, रो L by A, रो होती है रेजिस्टिविटी, L लेंथ, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप इस फॉर्मूला को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, L अपॉन सिग्मा A, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। तो आप 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, तो बेसिकली ये बन गया। तो मैं चाहूं तो मैं ओम्स लॉ के फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू V बाय R, और R की जगह मैं लिख सकता हूं L बाय सिग्मा A। कैन आई डू दिस, या इसको मैं V सिग्मा A अपॉन L लिख दूं, सब सही है। हाँ जी बेटा, रो L बाय रो का इक्वेशन किसके बराबर होगा, 1 अपॉन सिग्मा के बराबर होता है। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो मैंने रेजिस्टिविटी को रिप्लेस कर दिया कंडक्टिविटी के साथ। तो इसका कनेक्शन क्या है, ये सब क्यों पढ़ाया गया है, इसका कनेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं उससे क्या है। देखो, आपने हीट करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा जो कि है K A डेल्टा T अपॉन L। जो काम वहां पोटेंशियल डिफरेंस करता था, यहां कौन करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। H क्या है, हीट करंट, which is nothing but dq by dt। यहां पर, वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल q मतलब चार्ज है, यहां पर कैपिटल Q मतलब हीट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, वहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस था। अब रहेगी बात ये क्या, बाकी का जो बचा वो क्या करेंगे, दिस इज नथिंग बट थर्मल रेजिस्टेंस। तो जैसे हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स पहले हम लोगों ने पॉइजलीज रिलेशन को ओम्स लॉ से कनेक्ट किया था, वैसे ही मैं यहां पर भी थर्मल रेजिस्टेंस बनाकर उसको भी ओम्स लॉ से कनेक्ट कर रहा हूं। देखिए जरा, तो इसका मतलब थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, L अपॉन KA बन जाएगा, सही तो है, क्योंकि K भी थर्मल कंडक्टिविटी है। सही है बच्चों, सही है एवरीवन, गुड इनफ। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जरा, डेल्टा, यहां काम करता हूं, H का फॉर्मूला हमारे को पता है, H इज इक्वल टू डेल्टा T इंटू KA अपॉन L। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा T अपॉन L अपॉन KA, दिस इज नथिंग बट थर्मल रेजिस्टेंस। तो हीट करंट का एक और रिलेशन आ गया थर्मल रेजिस्टेंस का। तो ये सब मैंने क्यों पढ़ाया, सो लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट दोनों ही बात कर रहा हूं, यू कैन नोट इट डाउन टिल द टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट इट। सो मैंने ये चीज क्यों कंपेयर की, क्योंकि देखिए आप लोगों को यहां पर जैसे ओम्स लॉ में एक बैटरी फिट करते थे और पोटेंशियल डिफरेंस दिखाते थे, वैसे ही यहां पर हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रॉड फिट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट कुछ और टेम्परेचर पे होगा और दूसरा पॉइंट कुछ और टेम्परेचर पे होगा। अब ऐसे में देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो रॉड चिपका देंगे तो वो सीरीज में हो जाएंगी रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अब दो रॉड को ऐसे प्लेस कर दोगे तो पैरेलल में आ जाएंगी। तो वही कॉन्सेप्ट जो सीरीज पैरेलल का नॉर्मल करंट वाले ओम्स लॉ में होता था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब हीट एनालॉग में लगने वाला है, ठीक है। मैं उसका भी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसको भी फिर उसके बाद नोट करते हैं एंड देन वी विल मूव अहेड। सो आई एम जस्ट मूविंग अहेड एंड देन यू कैन नोट इट डाउन लेटर ऑन। आपको यहाँ पर सीरीज का भी पता होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे तो क्या आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पहला आ जाता है सीरीज। सीरीज में आप क्या करते थे ऐसे, अब अपने सारे स्टूडेंट्स को मैं, चाहे कोई बच्चा क्लास 10th का भी हो तो मैं उसको यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि सीरीज पैरेलल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि काम करो,
करंट को हमेशा पानी कंसिडर करो, ठीक है। करंट को क्या करना है, पानी कंसिडर करो। तुम्हारी जो वायर है वो इमेजिन करो कि पाइप है, पाइप में से पानी निकला। जब रेजिस्टर आएगा, रेजिस्टर को इमेजिन करो कि एक टरबाइन है, ठीक है। ये इमेजिन करना कि कोई टरबाइन है। तो जैसे ही पानी फ्लो करेगा, क्या करेगा, पंखे को घुमाएगा, सही है। तो ये पहला रेजिस्टर घुमा और इसमें से पानी आगे की तरफ मूव किया, तो क्या जितना पानी एंटर किया था उतना ही पानी बाहर निकल रहा है ना, वो तो अलग नहीं हुआ। जितना पानी एंटर किया उतना ही पानी बाहर निकला। अब जितना पानी बाहर निकला, इसका मतलब क्या है, करंट कांस्टेंट। दोनों टरबाइन, आगे वाला फिर एक और टरबाइन फैन लगा हुआ है। अब आप इतना भी समझते हो, क्या पहला टरबाइन जितनी तेजी से घूमा, क्या दूसरा भी उतनी तेजी से घूमेगा? नहीं, कुछ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज कर लिया पहला टरबाइन घुमाने में। इस चीज को हम लोग कैसे बोलते हैं, पोटेंशियल, और कुछ नहीं बल्कि एनर्जी होती है। तो जब भी कोई दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, तो दोनों में पानी सेम जा रहा है, मतलब करंट कांस्टेंट है बट पोटेंशियल वेरी कर रहा है। एक पंखा थोड़ा तेज घूमेगा, दूसरा पंखा, आगे वाले कनेक्टिंग पंखे कंपैरेटिवली स्लो घूमने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल वेरी कर रहा है, पोटेंशियल वेरी, और इसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो ये है कि आपको याद रखना है, कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा है तो उसमें करंट कांस्टेंट है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है। वहीं अगर आप पैरेलल में फिट करें, पैरेलल में फिट करो, कैसे फिट करते हैं आप, ऐसे कुछ, ये अलग अलग आ गया, R1 R2 R3 एंड सो ऑन, सही है। अब जरा इमेजिन करो, पाइपलाइन से पानी आया, जैसी पानी जा रहा है, पानी अपनी एनर्जी से आ रहा है, जितनी तेजी से उसे आना चाहिए था उतनी तेजी से आ रहा है। जैसी वो आगे जाएगा, उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा 3 डिविजन आ रहे हैं, है ना। वो 3 डिविजन आएंगे तो क्या करेगा, पानी अपने आप को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेगा। पानी अगर 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, करंट वेरी हो गया। लेकिन जो एनर्जी ऑफ वाटर है वो सेम रहेगा, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो सारे के सारे टरबाइन्स है वो सेम स्पीड से घूमने वाले हैं, मतलब पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस सो ऑन। इसी एनालॉग को हम लोग यूज करने वाले हैं नॉर्मल थर्मल कंडक्टिविटी के केस में भी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी में भी कनेक्शन लेकर आएंगे तो सिनेरियो में क्या होगा, ऐसे ही रहेगा। तो इसमें भी अगर सीरीज रखेंगे तो क्या होगा, एक रॉड ऐसे फिट कर दी और एक रॉड इसके आगे फिट कर दी, सही है। 2 रॉड्स को फिट कर दिया, इन दोनों रॉड्स में क्या होगा, हीट करंट कांस्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से ये 2 रेजिस्टर ही बन रहे हैं, एक रेजिस्टर दूसरा रेजिस्टर, करेक्ट है, ठीक है। 2 रेजिस्टर रॉड्स बन रही हैं, हीट करंट इज कांस्टेंट, टेम्परेचर वेरीज, करेक्ट है बेटा। जैसे जैसे अब आगे मान लो ये T1 डिग्री पे है, ये T2 डिग्री पे है, तो ये जंक्शन पे कोई और टेम्परेचर पे होगा जो कि T1 से छोटा लेकिन T2 से बड़ा होगा। टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता जा रहा है, सीरीज में ऐसा लग जाएगा। सेकंड, पैरेलल में देखोगे तो पैरेलल में कैसे फिट होंगे, आपने कोई एक, मान लीजिए कोई फर्नेस कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये फर्नेस कंसिडर कर लिया, एक रॉड इसके बीच में फिट ऐसे कर दी, एक रॉड यहां फिट कर दी। दोनों रॉड्स में, दोनों रॉड्स के लिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम, इसका मतलब क्या हुआ, हीट करंट वेरीज। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी यूज करेंगे। अब आप एक चीज समझिए, आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लग जाएंगे। I'll give you couple of examples, तो वहां से और बेटर समझ पाओगे। टिल टाइम आप इसको नोट करेंगे, आप इस बात को समझिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं ओम्स लॉ के एप्लीकेशंस को, रेजिस्टर्स इन सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन को हीट के साथ लिंक करके दिखा रहा हूं, सर थोड़ा ठीक है। ऊपर। पहले काम करते हैं, टू अंडरस्टैंड दिस प्रीटी वेल, एक काम करता है, मैं क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं।
लो जी क्वेश्चन रीड करते हैं। कंसिडर टू रॉड्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बेस्ट पार्ट क्या, दोनों रॉड्स का एरिया सेम है। वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड द अदर ऑफ आयरन जॉइंड एंड टू एंड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो फिगर मैंने नीचे बना दी है। लेंथ ऑफ द टू रॉड्स एंड देयर थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन बाय, ये मान लीजिए लेंथ L1 है और ये मान लीजिए लेंथ L2 है। सही है, तो जिसका लेंथ L1 है उसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, जिसका लेंथ L2 है उसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। If the ends of the rod are maintained temperature T1 and T2, वो भी दिखा है, ठीक है। Find the temperature of junction। मान लो जंक्शन टेम्परेचर हम लोग T डिग्री सेल्सियस लेके आते हैं, ये T फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड T। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। सही है, अब आप एक चीज समझ पा रहे हैं, T1 और T2 के बीच में हम लोगों ने दो रॉड प्लेस कर दी है। इसका मतलब दोनों रॉड क्या है, सीरीज में है। करेक्ट है, एक रेजिस्टेंस इसको कंसीडर कर लो, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा। करेक्ट है, ये T1 पे है, ये T2 पे है और ये जंक्शन हम लोग T लेकर चल रहे हैं। सही है, अब हम लोग सीरीज में क्या जानते हैं, सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, करंट, हीट करंट। तो इसका मतलब हीट करंट थ्रू फर्स्ट रेजिस्टर H1 इज इक्वल टू H2। सही बात है, H का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, K1A इंटू डेल्टा टी, T1 माइनस टी डेल्टा टी हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर। सही है, अपॉन लेंथ कितना दिया हुआ है L1 इज इक्वल टू K2A इंटू T माइनस T2। करेक्ट, क्योंकि अब सेकेंड केस में T टेम्परेचर हायर और T2 टेम्परेचर लोअर है, अपॉन L2। तो क्या कैंसिल हो गया, A और A गया। सही है दोस्तों, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, K1 L2 इंटू T1 माइनस T इज इक्वल टू K2 L1 इंटू T माइनस T2। जरा करो शफल, इसको खोल देते हैं ब्रैकेट को, K1 L2 T1 माइनस K1 L2 T इज इक्वल टू K2 L1 T माइनस K2 L1 T2। थोड़ा शफल करते हैं, क्या मिल जाएगा, K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2 इज इक्वल टू K2 L1 प्लस K1 L2 इंटू T। सो फाइनल टेम्परेचर का आंसर आ जाएगा K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2 अपॉन K2 L1 प्लस K1 L2। ठीक है जी, ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन का। सिंपल है, यही अगर टेम्परेचर और L और K गिवन होते तो नंबर्स में आंसर आ जाता, लेकिन सिंस वो K1 L1 T2 ये सब में दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा ऐसा फनी सा आंसर आया है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सो आई एम राइटिंग इट डाउन। चलिए ये वाला प्रॉब्लम भी देखते हैं। सो क्या है, अ स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ एरिया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे मुझे डिग्री सेल्सियस केजी सब दिख रहा है, तो मैं स्टैंडर्ड यूनिट में लिख देता हूं। तो एक एरिया ऑफ स्लैब दिया हुआ है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 3600 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं बस, दैट्स इट। एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर, तो ठीक है मैं डी थिकनेस भी लिख देता हूं, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। सही है, ठीक है, 10 इंटू 10⁻², मतलब 10⁻1 रह गया, जैसे भी लिखना आप लिख सकते हैं। इज एक्सपोज्ड ऑन अ लोअर सरफेस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये कुछ ऐसा है, मतलब ये ऐसा कुछ स्लैब है, ठीक है, नीचे इसके 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम है। A block of ice at 0 degree Celsius rest on the upper surface of the slab. Oh, cool. तो ये 0 degree Celsius ice है, which rest on the upper surface of the slab. If in 1 hour 4.8 kg of ice is melted, calculate the thermal conductivity of stone. ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है, इसी का क्रॉस सेक्शन एरिया है जो हम लोगों ने ऊपर लिखा है। समझ आया, एक स्टोन है, उसके नीचे स्टीम है, उस स्टोन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर हम लोगों ने बर्फ रख दी, ठीक है, और वो कहता है 1 घंटे में 4.8 kg ऑफ आइस मेल्ट होती है।
तो अब क्या करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी का बेसिक फॉर्मूला, मतलब अगर हम लोग हीट करंट का बेसिक फॉर्मूला देखें तो क्या आता है, HKA डेल्टा T अपॉन L। सही बात है, सही है बच्चों। यहां पर अब क्या आएगा, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब Q बाय T इज इक्वल टू K इंटू 3600 इंटू 10⁻⁻⁴। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बेटा, 100 नीचे 0 ऊपर है, तो 100 आ गया, अपॉन लेंथ कितनी है, ये रही लेंथ 10 इंटू 10⁻⁻²। मैंने पूरा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया ताकि कैंसिल करना आसान हो। तो एक तो ये कैंसिल कर देते हैं, ये कितना रहेगा 10⁻², 10⁻², 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को क्या मिल गया, ऊपर आ गया 360 K। ये किसके बराबर है, Q बाई T। अब अच्छा यहां पर देखा जाए तो Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू लिख रहे हैं, Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू आएगा ml, क्योंकि उसने क्या कहा 4.8 kg ऑफ आइस मेल्ट हो रही है, तो ml अपॉन T 1 घंटे में, 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड्स, 360 K देख लेते हैं अभी, तो 4.8 इंटू सॉरी, तो मैं इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे पहले। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू क्या आता है, 80 कैलोरीज पर ग्राम, तो मतलब 80 इंटू 4.2, नहीं सीधा ही कर देता हूँ 4200, ये आ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 4.8 इंटू 80 इंटू 4200 अपॉन 3600 इंटू 360 इज इक्वल टू K। तो 0 0 0 0, एक ये 0 एक ये 0 कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 9, ये 21, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 18 K का वैल्यू बस आपको सॉल्व करना है, कांट हेल्प इट, वी हैव टू डू दिस कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, आपको आंसर मिलेगा 1.24 जूल्स पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, जो भी है K का वैल्यू, मतलब हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी का जो भी ऐसा यूनिट है उसके साथ डायरेक्टली लाइन कर सकते हैं। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर आप देखेंगे, आप कैलोरीमेट्री के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने देखे थे वो और हीट ट्रांसफर दोनों के कॉन्सेप्ट कंबाइन कर दिए गए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। Okay, the sphere between thin concentric spherical shells of radii A and B is filled with a thermal conducting medium of conductivity K। तो पहले मैं डायग्राम साथ साथ बनाते रहता हूं। तो ये क्या है, 2 spherical shells हैं, एक दो concentric spherical shells हैं, एक का रेडियस A है और दूसरे का B है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता था इनर शेल्स इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T1, तो अंदर वाला T1 पे है और बाहर वाला T2 पे, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम लोगों ने एक मटेरियल डाला हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कैपिटल K है। अब ये क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, थ्रू द मीडियम चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखिए ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आ चुका है, फॉलोड बाय मेंस में भी आ चुका है। मेंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी है, और जरूरी नहीं है वो टेम्परेचर डिफरेंस में ही आए। मान लीजिए अंदर वाला स्फीयर का अंदर वाला पॉइंट पोटेंशियल V1 पे है, बाहर पोटेंशियल V2 पे है, तो आप रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितनी अप्लाई हो रही है। तो नीट में भी, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन नीट में रिपीट होते हैं, तो हर लेवल में ये क्वेश्चन का आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जरा ढंग से समझते हैं ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे पहली बात है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लेयर ले लेंगे, एक और स्फीयर ले रहा हूं, इस स्फीयर में इस स्फीयर की जो थिकनेस है वो कितनी है, dx, कितनी थिकनेस है dx, और इसका रेडियस कितना है x। अब आप समझ रहे हो, जैसे जैसे T1 टेम्परेचर अंदर वाले शेल में है ना, तो जैसे जैसे बाहर जाएगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिफरेंस बदलता जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बदलती जा रही है, क्योंकि रेडियस चेंज होता जा रहा है, तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है,
कि हम dr निकाल लें। अब रेजिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला क्या था, L/Ka। सही है। अब आप कितनी थिकनेस के लिए बात कर रहे हैं, dx थिकनेस के लिए बात कर रहे हैं। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, K है, ठीक है। और एरिया कितना है, जो स्फीयर आपने येलो में आपने जो मार्क किया है वो कितना एरिया, 4πx²। ये dr आ जाएगा। अब अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेट कर लेते हैं, कहां से लेकर कहां तक, ये एरिया कहां से लेकर कहां तक है, ए से लेकर बी तक, करेक्ट। तो अगर मैं ऐसे कंसिडर करूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 4πkx²। इसको सॉल्व करें तो 0 to r टोटल रेजिस्टेंस मिल जाती है। टोटल रेजिस्टेंस का आंसर क्या आएगा, 1/4πk इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻2 dx। अब इतने तो पढ़े लिखे हम है ही कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 1/4πk x⁻2 + 1/-2 + 1 मतलब क्या आ गया, -x⁻1 मतलब इसका आंसर आएगा -1/x, a से लेकर b तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4πk -1/b माइनस ऑफ -1/a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, आंसर आ जाएगा 1/4πk ab -a + b। इन शॉर्ट हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है b - a/4πkab। ये क्या मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस मिल गई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक शेल के बीच में जहां हम लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी मतलब मटेरियल डाला हुआ था। रेजिस्टेंस मिल गया तो आप हीट करंट निकाल सकते हैं। H का फॉर्मूला क्या है, ΔT/R। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 - T2 अपॉन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, B - A into 4πkab। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इंटायर इस स्ट्रक्चर का सिर्फ रेजिस्टेंस निकाला है। एक बार मुझे रेजिस्टेंस मिल जाता है तो रेजिस्टेंस निकालने के साथ ही मैंने बेसिकली उसको, जो हम लोगों ने ओम्स लॉ लगाया था हीट मतलब हीट के पर्सपेक्टिव में, तो हम लोगों ने वो फॉर्मूला लगाया कि हीट करंट इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस, वैल्यू डाली एंड वी गॉट द आंसर।